कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 10वें वीडियो में आज हम समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये किस लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे उनके एक सी प्रोग्राम के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग दो वैल्यूज़ की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में दो वैल्यूज़ की तुलना करनी हो कि कौन वैल्यू बड़ी है, कौन वैल्यू छोटी है, या दोनों वैल्यू बराबर हैं, या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। ये ऑपरेटर तुलना करके बताते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये कंपैरिजन करने के लिए काम आते हैं, ये तुलना करने के लिए काम आते हैं कि दोनों वैल्यूज़ में क्या रिलेशन है। उसके बाद में इन ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है, जिसका मतलब है कि या तो सही और या तो गलत। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि हम दो वैल्यू की तुलना करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करके, जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन साइन है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 1। 1 मतलब कि ट्रू, ट्रू मतलब कि हाँ जो 5 है वो 3 से बड़ा है। इसी की जगह अगर हमने ऐसा कुछ लिख दिया कि 5 इज़ लेस देन 3, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा 0। 0 मतलब कि फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, गलत मतलब कि 5 जो है वो छोटा नहीं है 3 से। और जो यहाँ पे लिखा है ये क्या लिखा हुआ है कि 5 जो है छोटा है 3 से, 5 इज़ लेस देन 3, जो कि गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करके देखते हैं कि दो वैल्यूज़ के बीच में क्या रिलेशन है। सी लैंग्वेज में सही को 1 और गलत को 0 से दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की लिस्ट को। ठीक है, कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं। तो ये हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की लिस्ट। सबसे पहले है बराबर या इक्वल टू, उसके बाद में नॉट इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, और उसके बाद में लेस देन और इक्वल टू। तो चलिए हम इन सारे ऑपरेटर्स को एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम के साथ में देखते हैं। तो प्रत्येक ऑपरेटर की विस्तृत जानकारी अब हम डिटेल में समझते हैं सारे ऑपरेटर को। सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर जैसे कि मैथमेटिक्स में हम इक्वल टू ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा कि x बराबर 3। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग में हम इक्वल टू ऑपरेटर ऐसे नहीं, हम इक्वल टू ऑपरेटर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर, ये चेक करेगा कि क्या x और 3 दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू ऑपरेटर का ये काम होता है कि चेक करना कि जो दो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। यह ऑपरेटर जांच करता है कि क्या दो वैल्यूज़ बराबर हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि हमने 3 इंटीजर्स बनाए हैं a, b और c नाम के। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 20। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास और तीनों की वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी है। उसके बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रिंट करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है बस वही चीज़ प्रिंट होगी। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में बस लिखा हुआ है %d, और जैसे कि हम जानते हैं कि %d क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। मतलब कि यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है, और किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी है ये हमें ये जो कॉमा लगा है ना इसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि a जो है वो बराबर है b के। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे जब तुलना होगी तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बूलियन में आएगा, और बूलियन में इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, बूलियन में इसका रिज़ल्ट आएगा 1। ठीक है, 1 मतलब
ट्रू, मतलब कि हाँ ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर हैं। तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा 1 प्रिंट किया जाएगा आंसर में, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ए और सी को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 20 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा हमें, 0। 0 मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू। यह ऑपरेटर जांच करता है कि क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्या चेक करेगा कि क्या दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी तब ये 1 रिटर्न करेगा, और जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी तब ये 0 रिटर्न करेगा। हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। x नाम का वेरिएबल उसमें 5 है, y नाम का वेरिएबल उसमें भी 5 है, और z नाम का वेरिएबल उसमें 8 स्टोर किया गया है। उसके बाद में प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में सिर्फ %d और स्लैश n लिखा है। स्लैश n मैं आपको बता दूं, स्लैश n मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब इसके बाद जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो वो नई लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। इस स्लैश n की वजह से जो रिजल्ट होगा वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। इस स्लैश n की वजह से, ये जो स्लैश n लगा हुआ है इसकी वजह से ये जो दूसरा वाला आउटपुट होगा 1 वो न्यू लाइन में प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो दोनों आंसर एक साथ प्रिंट होकर आएंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता, स्लैश n नहीं होता, तो हमारा आउटपुट ऐसा आता 0 1, ठीक है। अगर ये स्लैश n लगा हुआ है इसका मतलब 0 प्रिंट होगा, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में 1 प्रिंट होगा जो कि नीचे वाले प्रिंटफ का आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा है x मतलब 5 इज़ नॉट इक्वल टू y मतलब 5। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब कि 0। तो इसलिए इस वाले स्टेटमेंट का जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा प्रिंटफ है उसमें कंपैरिजन किया गया है किसका, x और z का। तो x की वैल्यू 5 है, नॉट इक्वल टू z मतलब 8। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 8 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। उसके बाद है ग्रेटर देन ऑपरेटर। यह ऑपरेटर जांच करता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से बड़ी है या नहीं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए गए हैं। एज नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 25 है, और दूसरा लिमिट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 18 है, ठीक है। और प्रिंटफ में तुलना की गई है कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करके या रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करके। हम इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर हमारा आज का टॉपिक ही है। तो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करके तुलना की गई है एज और लिमिट की। तो एज की वैल्यू क्या है, 25, और लिमिट की वैल्यू क्या है, 18। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू मतलब 1, ठीक है। तो इसलिए इस लाइन का जो आउटपुट आएगा 1 आएगा, क्योंकि 25 जो है वो 18 से बड़ा है। उसके अलावा जब हम लिमिट और एज की तुलना फिर नीचे दोबारा कर रहे हैं, तो लिमिट की वैल्यू 18 है और एज की वैल्यू क्या है, 25। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? 18 बड़ा है 25 से, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा 0। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में 0 है। उसी तरीके से लेस देन ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम नीचे लिखा गया है। यह ऑपरेटर जांच करता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से छोटी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे, पासिंग स्कोर क्या है, पासिंग स्कोर है 60 है ना, ये 60 पासिंग स्कोर नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया है। उसके बाद में स्कोर की वैल्यू है 90। तो हम ये तुलना कर रहे हैं, 60 जो है छोटा है 90 से, तो जो कि बिल्कुल सही बात है, इसलिए आउटपुट में आ रहा है 1। और फिर यहाँ पे स्कोर की वैल्यू क्या है, स्कोर की वैल्यू 16 है, स्कोर की वैल्यू 90 है और पासिंग स्कोर की वैल्यू 60 है, ठीक है। हमने फिर तुलना की कि 90 जो है छोटा है 60 से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में 0 आया, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू बड़ी है या बराबर है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो है 500, ठीक है, 500, और रिक्वायर्ड अमाउंट में जो वैल्यू है वो है 500, वो भी है 500। तो जब यहाँ पे कंपैरिजन होगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 500 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ठीक है, और इक्वल टू 500, कि 500 बड़ा है या बराबर है 500 के, 500 बड़ा है या बराबर है
500 के, तो 500 जो है 500 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि बैलेंस, बैलेंस यानी कि 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 600। क्या 500 जो है वो बड़ा है या बराबर है 600 के, तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 500 ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है 600 के, इसलिए इसमें क्या हमें आउटपुट मिला है, हमें 0 मिला है। ठीक है, उसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को। यहाँ टेम्परेचर 30 है और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 है, जो कि स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 30 जो है वो छोटा है या बराबर है 35 से। ठीक है, तो छोटा तो है ही, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है आउटपुट में। और यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू 30 है। 30 इज़ लेस देन इक्वल टू 25, कि 30 जो है वो छोटा है या बराबर है 25 से, जो कि गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो 30 है वो ना ही छोटा है और ना ही बराबर है 25 के, इसलिए ये स्टेटमेंट का जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर जिनको हम कहते हैं, उपयोग किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में। रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग हम कब करते हैं, तो रिलेशनल ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा उपयोग इफ एल्स और लूप जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किया जाता है। इस वीडियो सीरीज में हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स और लूप्स के बारे में। आप अभी बस नाम याद रखिए कि इफ एल्स और लूप में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम एक सी प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रोग्राम में ये देखा जा रहा है कि कोई यूज़र वोट देने के लिए योग्य है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यूज़र एज नाम का वेरिएबल बना लिया और उसमें एक वैल्यू रख दी 20। ठीक है, यूज़र एज नाम का हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है यूज़र एज। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 20 है। अब हम यहाँ पे देखिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी हुई है। इफ़ मतलब होता है कि अगर, है ना, यहाँ पे इफ़ मतलब क्या है, अगर यूज़र की एज बड़ी है या बराबर है 18 से, तो यूज़र की एज अभी कितनी है, अभी 20 है, तो 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ट्रू, मतलब 20 जो है वो बड़ा तो है 18 से, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू मतलब कि आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मतलब कि ये इफ़ स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ये इफ़ स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। और अगर इफ़ स्टेटमेंट सही है तो हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो भी प्रिंट करने को कहा गया है वो हम प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, आप वोट देने के लिए योग्य हैं। ठीक है, स्लैशन मतलब कि अगला जो स्टेटमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। और मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, फिलहाल इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि आप वोट देने के योग्य हैं। लेकिन अगर हम यूज़र की एज को 20 से बदल कर 15 कर देते, ठीक है, यूज़र की एज को हम क्या करते हैं, 20 से बदल कर क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, तो क्या होता, तब ये होता कि यूज़र की एज 15 है, 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये कंडीशन क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती कि 15 जो है ग्रेटर देन 18 है, तो 15 तो 18 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स मतलब 0, मतलब इफ़ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई मतलब कि अब हम इफ़ के अंदर जो लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे किसके पास में, एल्स के पास जाएंगे। ठीक है, और एल्स वाले में जो भी लिखा होगा हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। एल्स मतलब होता है कि अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ तो ये करो और नहीं हुआ तो फिर ये करो। ठीक है, तो एल्स मतलब होता है कि नहीं तो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, तो एल्स मतलब होता है नहीं तो। तो अगर स्टेटमेंट गलत हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके हम प्रिंट करेंगे कि आप वोट देने के लिए योग्य नहीं हैं। ठीक है, अगर यूज़र की एज जो है वो 18 से कम है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हम एल्स में जाके ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे। रिटर्न 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे हैं, क्योंकि मेन फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम जो है रिटर्न करेंगे एक इंटीजर, तो हमने प्रोग्राम ख़त्म होने से जस्ट पहले एक इंटीजर रिटर्न कर दिया मेन को। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे और डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो ये होगा कि आप वोट देने के योग्य हैं, क्योंकि यूज़र एज की वैल्यू 20 है। ठीक है, इसलिए इसका आउटपुट ये होगा प्रोग्राम का।
उसके बाद आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि रिलेशनल ऑपरेटर किसी भी प्रोग्राम में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हम किसी भी प्रोग्राम में निर्णय अगर हमें लेना हो तब हम रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ये ऑपरेटर दो वैल्यूज़ के बीच तुलना करके ट्रू या फॉल्स का मूल्य या वैल्यू लौटाते हैं। ठीक है, ये इफ़ वाइल फॉर जैसे स्टेटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। तो हम इनका उपयोग कब करेंगे? जब हम इफ़ वाइल और फॉर मतलब या कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट या तो फिर लूप्स जब हम उपयोग करेंगे तब हम इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे इन ऑपरेटर्स का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसका उपयोग करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।